बहुत बहुत ईद मुबारक। अब मैं आपको ये तो कहूँगा नहीं कि रुपया पैसा, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ क्योंकि आज थोड़ा गैर रिवायती अंदाज के अंदर प्रोग्राम करूँगा। मैं हूँ आपका होस्ट अली नासिर और ईद की मैंने आपको मुबारक तो दे दी है। अब मैं कोशिश करूँगा आज प्रोग्राम के अंदर ज़रा माहौल में नरमी लेकर आऊँ और वो जो एक रिवायती मेरा एक अंदाज़ होता है लड़ाका किस्म का, वो आज बिल्कुल कहीं से भी ना दिखे। तो हम लोगों की ईद पे भी लड़ाई हो जाती है, मैं आपको सच बताऊं। बल्कि हमारे मुल्क का तो अजीब सा अलमिया है, हर बात, हर त्यौहार, हर चीज़ पर किसी न किसी बात पर लड़ाई हो ही जाती है। लेकिन मेरी आप लोगों से ख्वाहिश है कि प्लीज़ आज कल और परसों मत लड़ना, ठीक है? और उसके बाद भी कोशिश करना कि मत लड़ो, क्योंकि लड़ाई में कुछ नहीं रखा। लेकिन फिर भी क्या करें, इंसान की फितरत में है। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल मेहमानों का तारुफ भी करा लिया जाए और फिर इसके साथ साथ कुछ मज़े की बातें भी की जाएं। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ KCCI के सदर जनाब शारिक वोरा साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर ही शहनाज रमज़ी साहिबा, जो कि विमेन चैम्बर साउथ की, कराची साउथ की सदर हैं। वेलकम करता हूं आपको भी शहनाज रमज़ी। थैंक यू। तो गुफ्तगू का आगाज़ हम, इजाज़त हो शारिक वोरा साहब, तो लेडीज़ फर्स्ट के असूल पे कर लें। जी बिल्कुल, होना भी ये चाहिए। तो शहनाज साहिबा, ईद पर ख़वातीन की जो है वो, मैं कहूँगा कि मर्द हजरात के तो ख़र्चे ही होते हैं, ख़वातीन और बच्चों के लिए ही होती है ईद ज़्यादा। तो ज़रा ये बताइएगा कि ईद के दिन का आगाज़ आप किस तरह से करती हैं और किस किस से मिलना पसंद करती हैं, और अगर चाहें तो ये भी बता दें किस किस से मिलना पसंद नहीं करती, ताकि जो लोग आना चाह रहे हों उनको हम अभी से ही रुकवा दें। जी हमारा बहुत सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर टुडे। हमारा जो है वो बहुत रिवायती अंदाज़ में ईद हमेशा गुज़रता है। मेरी इनफैक्ट जब से शादी हुई है और जब से मैं आई हूँ तो एक हमारा फॉर्मेट बना हुआ होता है। सुबह मेरे हस्बैंड और सन ईद नमाज के लिए जाते हैं, उस दौरान हम शीर खुरमा और सेवइयाँ तैयार करके रखते हैं। वो जब घर आते हैं तो हम नाश्ता इकट्ठे करते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी जो बड़ी नंद हैं, बल्कि एक छोटी नंद भी यहाँ हुआ करती थी, तो उनके यहाँ जब तक मेरे माँ बाप थे तो उनके यहाँ, और इस तरह जो भी बुज़ुर्ग हमारे फैमिली के थे उनके यहाँ हम सुबह फिर ईद विज़िटिंग जाते। और अब तो वो यानी आपने अपनी नंद को बुजुर्ग बना दिया? वेल, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं तो वो बुजुर्ग हो गई। मगर हम इम्पोर्टेंस जो छोटी नंद है उनको भी देते हैं, तो उनके यहाँ पे भी जाया करते थे। अब वो यहाँ नहीं है, अमेरिका में इस साल, तो वरना जब यहाँ होती थी तो हम उनके पास भी जाते थे, और जब तक मेरी पेरेंट्स थे वहाँ पे भी जाते थे। और भी कुछ बुज़ुर्ग थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे या माइग्रेट कर गए, तो फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया। लेकिन फिर वहाँ विज़िटिंग जाते थे। फैमिली की लंच होती है हमारे यहाँ, वो भी एक ट्रेडिशन है और सैकड़ों सालों से चली आ रही है। तो जिनको बस अब थोड़ा हम ज़रा हम शारिक साहब से भी पूछ लें। आपने तो पूरा टाइम टेबल ही बता दिया, कहीं आप पहले उस्तानी तो नहीं थी, आपने तो पूरा टाइम टेबल बता दिया। जी शारिक वोरा साहब, बात कुछ ऐसी है कि अब आप तो, जैसे मैंने पहले कहा, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं भी और कुछ कंपल्शन भी है आपकी पोजीशन की, लोगों से मिलना पड़ेगा। लेकिन कराची शहर में अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। नया ट्रेंड ये कि ईद से 10 दिन पहले लोग फ़ोन या तो बंद कर देते हैं या फिर उठाने के बाद ये कहते हैं कि हम नॉर्थ आए हुए हैं, और फिर उसके बाद कोई भी अगर उनके पास आना चाहता हो तो वो बेचारा यही कहता है कि अच्छा फिर ईद के बाद मुलाकात होगी, ना कोई तकाजा कर पाता है ना। तो आप भी कुछ इस तरह का बहाना बनाते हैं लोगों से ना मिलने के लिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको। मुबारक। और जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में शुरू में आप कह रहे थे ना कि हम लोग तो त्यौहार में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, तो ऑन अ लाइटर नोट कि हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा झगड़ा त्यौहार के चांद पर होता है कि नज़र आया कि नहीं नज़र आया। लेकिन अब तो मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 साल से कम इस झगड़े में बहुत कमी आ गई है।
और ये जो देर से आ जाता है पर नज़र आ जाता है। नज़र कम आ जाता है जी जी। और ऐलान भी जो होता है वो बड़ा हतमी होता है। तो नॉर्थ जाते हैं लोग इसलिए कि एक तो आप देखें कि यहाँ पर कराची में अब जो छुट्टियां हैं वो पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसा हो रहा है कि छुट्टियां में बड़ा मज़ा आ रहा है। छुट्टियां लंबी हो रही हैं, वीकेंड्स लंबे हो रहे हैं, और फिर हम लोग प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल पे यस कह रहे हैं और टूरिज़्म को फ़रोग़ दे रहे हैं। फिर कराची से आपको पता है कि डायरेक्ट फ़्लाइट सब शुरू हो गई हैं नॉर्थ में, तो लोग जो हैं वो अपनी छुट्टियां वहाँ जाकर भी मनाते हैं। हमारा भी रिवायती तरीके से नमाज, कुर्बानी, फिर ज़्यादातर तो अब कई सालों से कुर्बानी चूँकि फैक्ट्री में ज़्यादा उसका अहतमाम होता है, घर पे कम होता है, और फिर मेहमानों से मिलना और फिर बारबेक्यू और फिर लोगों से मिलना। लेकिन ज़ाती तौर पे मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि त्यौहार को अपने घर में अपनों के साथ मनाया जाए। ये बड़ी आम बात की आपने, बड़ी ज़रूरी बात है कि अपने फिर अपने ही होते हैं। और लेकिन इस दुनिया की दौड़ धूप के अंदर कौन जाने, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। लेकिन जब इंसान सोशल हो जाता है, लोग हाथ मिलाते जाते हैं, बंदा दोस्त बनाता जाता है। सब वो कहते हैं ना कि जब आप हंसते हैं तो सारी दुनिया आपके साथ हंसती है, जब रोते हैं तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। ये अफसोस वाली बात है। लेकिन अब शहनाज साहिबा आपकी जानिब आता हूँ भाई, और रूटीन के सवाल नहीं पूछूंगा वरना आप तो बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स बता देती हैं। इसमें आपने ये तो बता दिया कि ये लोग अच्छे हैं, तो मतलब ये है कि जिन लोगों का नाम आपने नहीं लिया इसके माने ये है कि वो नापसंद है। सही मैं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ये लोग अच्छे हैं, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये हमारी रिवायत है, अब इनके यहाँ जाते हैं और वो हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा, बड़ी ईद हो या छोटी ईद, हासिल मेरा माजरत मुंह से निकल गया, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी आते हैं जो कि मुकाबला करने के लिए आते हैं, तो वो फिर आप लोग भी क्या जानवर की ख़रीदारी के अंदर ये सोच रहे होते हैं कि फ़लाँ, नाउज़ुबिल्लाह कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे यहाँ लोग कभी कभार सोचते ज़रूर हैं, उन पे रोब पड़ेगा, ऐसा टैका होगा, यूँ होगा, वो होगा, नया टीवी लगाओ, नया एयर कंडीशनर लगाओ, नई गाड़ी लेकर आओ ताकि रिश्तेदार आएँ, जानने वाले आएँ और जलें और भुने। क्या ऐसा आप भी सोचती हैं? नहीं, ना मैं ऐसा सोचती हूँ, ना हमारे कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो ऐसा सोचते हैं। अच्छा ना, तो ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल मुख्तसर से जवाब दे दिया मैंने आपको। नहीं, मैं समझ गया क्यों मुख्तसर दिया आपने। आप इस पेचीदा बहस में पढ़ना नहीं चाह रही, वरना फिर आपको भी ज़हन पे जोर देना पड़ेगा और हमें भी ज़हन पे जोर देना पड़ेगा। शारिक वोरा साहब आपकी जानिब आ जाता हूँ, उन्होंने मुख्तसर ही जवाब दिया, कसूर उनका है। अब आपसे हम लोग मुफस्सिल जवाब लेंगे। अच्छा, बात कुछ ऐसी है कि आप जिस तरह के काम में आप हैं, ताजिर सियासत में, तो इस तरह का होता, इस तरह तो होगा, इस तरह के कामों में दोस्त भी बने होंगे, दुश्मन भी बने होंगे। वैसे आप दुश्मन कम बनाते हैं, मैंने देखा, बाकी ताजिर सनतकार तो दुश्मन ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन अगर कोई नापसंदीदा शख्स भी आपसे ईद मिलने के लिए आ जाए तो गर्म जोशी से उसे ईद मिलेंगे? मैं तो ज़ाती तौर पे, जैसे आपने ख़ुद भी कहा, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मेरा तो, मुझे तो दुश्मन ढूंढना पड़ेगा इस पूरी दुनिया में, मेरा कोई दुश्मन होगा नहीं। और ये अल्लाह की तरफ से देना है कि मेरे सब दोस्त हैं और सब लोग दुआएं देने वाले हैं। जो आप अभी शहनाज रामजी से पूछ रहे थे ना कि ख़रीदारी और गाय और बकरे, तो मैं अब इधर उधर जब आजकल अपने मोहल्ले में इधर उधर जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा तंबू, टेंट और बड़ी बड़ी सर्च लाइट, और उसमें ज़बरदस्त किस्म के सोफ़ा सेट्स और एयर कंडीशन, और फिर लोग गाड़ियां खड़ी कर कर के देख रहे हैं कि जी ये तो इतने लाख की गाय, ये इतने लाख का बकरा। तो इस पर मुझे बड़ा, वो बच्चे जब साथ होते हैं कुछ बेटियों के, तो वो तो कहते हैं कि जी आप चलें, हमको दिखाएं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से सोचता हूँ कि वो जो स्पिरिट ऑफ कुर्बानी है वो इन सर्च लाइट्स में और इन टेंट्स में और इन सोफ़ों में कहीं गुम हो रही है। और वो जो स्पिरिट ऑफ कुर्बानी जिसका तकाजा ये था कि ईद कुर्बा का त्यौहार हमको मनाना है रिलीजियसली, मैं समझता हूँ कि वो ऑब्जेक्टिव अब हमारा कहीं दूर चला गया है और हम
लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में, और जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि एक दूसरे को मरूब करने में लगे हैं, तो है ना। तो ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। इस पे हम सबको मिलजुल के बैठना चाहिए, सोचना चाहिए। गाड़ी सामने खड़ी करते हैं घर के, अपने ही घर के बाहर गैराज में गाड़ी नहीं लगाते बल्कि गेट के बाहर खड़ी करते हैं। आने जाने वाला जो भी आदमी होता है, नई गाड़ी ली है आपने, जी 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 नई गाड़ी ली है। नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बचपन की कुछ अपने मेहमानों की ताज़ा करेंगे, इनसे पूछेंगे बचपन में ईद कैसे मनाते थे। वैसे बड़े ईद पर ट्रेडिशनली ईद ही नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों ने बड़ी ईद की रिवायत भी ख़राब कर दी है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वो सबसे ज़्यादा हमको ईदी दिया करते थे, तो वो मामू इसलिए हमको बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए कि जब उनका लिफाफा हमको मिलता था तो हम समझ जाते थे कि सबसे ज़्यादा जो भारी माल है वो इसी लिफाफे में है। अच्छा, तो अब तो शायद कुछ ईदी जो कैश ईदी का मैं समझता हूँ कोई ट्रेंड कुछ क्या नासिर कुछ कम नहीं हो गया कैश ईदी का? अब तो डॉलरों में ले रहे हैं बच्चे, अब तो ले ही नहीं रहे। अब उनको रुपया तो कहते हैं नहीं नहीं ये रुपया हम रिसीव ही नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट डॉलर लेंगे। नए नए किस्म के तोहफे आ गए हैं, बच्चे वो मांगते हैं, वीडियो गेम का कार्ड मांग लेते हैं। बाहर के ममालिक में तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो गिफ्ट कार्ड भी देते हैं। हाँ, एक बीच में ट्रेंड चला था कि तोहफे ताइफ भी दिए जाते थे, कोई बुकेज, कोई फिर फ्रूट, कोई इस किस्म की बास्केट्स। पहले ईद कार्ड आता था, बड़ी ईद कार्डों का फैशन बहुत था, छोटी पे भी बड़ी पे भी। और फिर बड़ी ईद के ऊपर वो कार्ड जो थे वो सजाए जाते थे, पता नहीं मुझे आपका अंदाज़ा नहीं, दफ्तरों में भी और ड्राइंग रूमों में। फिर आने वाले मेहमानों पर रोब डाला जाता था कि इतने सारे ईद कार्ड आए। आपको याद होगा जी जी, अब तो डिजिटल आते हैं ना, अब तो डिजिटल व्हाट्सएप और मैसेज। अच्छा, ईदी से मुझे याद आया, अभी भी कोई ऐसा रिश्तेदार ज़रूर होगा, आप तो नौजवान आदमी हैं मेरी तरह, जिनसे आप भी ईदी अभी भी मांग लेते होंगे, या वो खुशी से देते होंगे, आप ले लेते होंगे ईदी। हैं ऐसे कोई? हैं, एक मेरे मामू हैं, वो बिल्कुल अभी भी हमको अपने, लेकिन वो देते उतने ही पैसे हैं जो आज से 25 साल पहले। That doesn't matter। और वो असल चीज़ तो ये है ना कि वो उसकी आज भी उसी तरह खुशी महसूस होती है, इसलिए कि उसमें उनका वो जो इखलाक और प्यार जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वो उनका इंतज़ार भी रहता है कि वो, और वो कभी किसी ईद पर ना आ सकें किसी वजह से, तो वो बड़ा लगता है कि इस दफ़ा बड़ा नुकसान हो गया। अब तो फासले ही फासले हैं, ये जब से SOPs वगैरह लगे हैं। हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ ये बाहर से आना जाने वाला सारा सिस्टम आप ख़त्म करो। अब तो कहना नहीं चाहिए, जुल्फ़ी भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, लेकिन क्या पता आप कल काबीना में वापस आ जाएं। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है और वज़ीर आज़म से भी रिक्वेस्ट है, बॉर्डर कंट्रोल और ट्रैवल के ऊपर पाबंदी लगा दें सर। ये वबा बाहर से आ रही है, आएगी ही नहीं तो फैलेगी ही नहीं। मेरे ख्याल से बार बार लॉकडाउन के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गरीब भूखे पेट होगा, ईद के दिन उसका भी सोचना चाहिए, और जहाँ पेट की बात आई वहाँ पर खाने की बात भी करनी चाहिए। थोड़ा सा मौजू बदल लेते हैं, कहते हैं वैसे ख़वातीन से खाने के मुतल्लिक नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन बड़ी एहतियात से खाती हैं। लेकिन फिर भी शहनाज साहिबा, आप खाने पीने की शौकीन हैं, और ईद के दिन क्या खाना सिर्फ पकाती हैं, खाती भी हैं या नहीं? मैं खाने पीने की शौकीन भी हूँ और पकाने की भी शौकीन हूँ। अच्छा। और ईद के दिन हमारे यहाँ जो लंच होता है मगर उसमें वो बिल्कुल ट्रेडिशनल 3 आइटम का एजेंडा होता है, उसके अंदर वो 3 आइटम हमारे यहाँ मुस्तकिल चले आ रहा है। गोश्त की बिरयानी बनती है, और मुर्गी का रोस्ट बनता है, और समोसे होते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड मेन्यू होता है जो सालों से चले आ रहा है। अच्छा, यानी अगर बीच में मैं नासिर आपको बताऊं कि हाँ, मुझे पता था खाने के मुतालिक मैंने बात की, आपके चेहरे के तासुरात ही बदल गए, आप इजाफा करें। एक तो ये कि ये जो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं शहनाज रामजी, ये रेसिपी बुक अभी इन्होंने लिखी बहुत ज़बरदस्त, और इनकी किताबें बहुत खाने पकाने पे इनकी बुक्स जो हैं वो बड़ी हिट होती हैं। तो ये आप इनसे आज रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस ईद पर उस किताबों में से कोई एक रेसिपी आपको भी जो है और मुझे भी ये मदऊ करें, और हम इनकी उस रेसिपी का लुत्फानंदोज हों। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मेहमान नवाजी से हम लुत्फानंदोज हों। तो ये आज वादा ले लें। वैसे यकीन करें, मैं सहाफ़ी हूँ, इतनी देर से लिफाफे 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 लिफाफे, मेरा तो जहन ही बिल्कुल घूम गया कि इतनी लिफाफों की बात हो गई। तो खैर एनीवे,
मैं लिफाफे विफाफे नहीं लेता। आगे चलते हैं। जो खाने की बात की तो खैर देखें, शहनाज साहब मुख्तसर जवाब देती हैं, तो मैं रेसिपी की भी थोड़ी बात की। तो शहनाज साहबा, इससे कबल के मैं शारिक साहब की तरफ जाऊं, क्योंकि ये तड़प रहे हैं कि इनसे भी पूछा जाए खाने में क्या पसंद करते हैं, तो ये खाने पकाने का शौक़ आपको कैसे डेवलप हुआ, और आपकी जो रेसिपीज़ जो हैं ये कहाँ से ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं जो आपने ख़ुद तैयार की या आपने भी अपने बुज़ुर्गों से सीखी? देखें, शुरू में जिसमें शायद आपकी नंद भी शामिल है। बिल्कुल है। शुरू में मैंने एक लंबा जवाब दिया तो आपने मुझे टोक दिया, उसके बाद मैं इतनी घबरा गई हूँ कि मैं मुख्तसर जवाब दे रही हूँ आपको। नहीं, आप जवाब खुल के दें और लंबा जवाब दें, यकीन करें आपके रिश्तेदारों से नहीं बिगड़ेगी। नहीं जी, मुझे जो है ना, जो एक रिवायती जो अंदाज़ है कि जवाब होता है कि जी बचपन से शौक़ था, तो खाना पकाने का शौक़ मुझे बचपन से था। लेकिन ये मेरी अम्मी ने मेरे अंदर इनकलकेट किया था, क्योंकि मुझे वो कुकिंग क्लासेस में भेजा करती थी। अच्छा। क्योंकि आपको पता है उस ज़माने में तो ये होता था कि लड़की को खाना ना पकाना आए तो फिर उसकी शादी कैसे होगी, और रोटी भी गोल होना बहुत ज़रूरी है, कंपास के साथ चेक होता था। बिल्कुल। तो अम्मी जान जो थी वो लड़कों की वो साथ में डी लेकर आती थी। तो बस वो उस वक्त से शौक़ जो उठा, जो क्लासेस मैंने ज्वाइन किए और फिर घर पे पकाती थी, फिर अप्रिशिएट होता था। और ये जो रेसिपी जो बुक है उसमें जो रेसिपीज़ है ना, ये इसलिए हट के है कि इसमें सिर्फ आपको पाकिस्तानी या चाइनीज़ या कॉन्टिनेंटल नहीं मिलेगा, इसमें हर किस्म की रेसिपीज़ हैं। और ये रेसिपीज़ वो हैं जो मैं ख़ुद पकाती रही हूँ बचपन से लेकर अभी तक। जो भी मुझे वेरियस अपने ज़िंदगी के मौके में जब भी मैं किसी के यहाँ खाने पे गई हूँ, कोई चीज़ मुझे पसंद आई हो तो मैं उनसे फिर रेसिपी मैं ले लेती हूँ। रेसिपी लेकर फिर मैं घर में आकर ट्राई करती हूँ। जब वो मुझे पता लगता है कि वो बिल्कुल सही बन गया है तो यानी आप पहले घर वालों पर एक्सपेरिमेंट करती हैं, हाँ, जब वहाँ अप्रूव हो जाती है तो फिर आप फिर किताब में लिखती हैं। बिल्कुल। और मैंने इस किताब में ना जिससे वो रेसिपी ली थी उसका नाम लिखा है। अच्छा। तो उस जैसे आपने मेरी नंद का जिक्र किया, तो मेरी नंद की अगर रेसिपी है तो उसमें उनका नाम लिखा हुआ है कि ये रेसिपी मैंने उनके घर में उस मौके पर खाई थी और क्या हुआ था उस मौके पर, वो एक थोड़ा छोटा सी कहानी भी है उसके साथ। अच्छा। और एनेक्डोट जिसे पूरा कहते हैं। क्रेडिट दिया मैंने उन्हें। अच्छा जी, एनेक्डोट भी साथ डाल देती हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट रेसिपी। अच्छा शारिक साहब बड़ी देर से काफ़ी खाने के मौजू के ऊपर बहुत बोलना चाह रहे हैं। वैसे तो ये इतने सुपर फिट रहते हैं, मुझे लगता नहीं कि कुछ खाते हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि ये खाने के शौकीन हैं। अच्छा, हमारे मेहमान जो हैं बहुत सारे, उनसे खाने के मुतालिक ज़रूर पूछता हूँ। तो आपके सबसे पसंदीदा घर में शेफ़ कौन है? बीवी का ही नाम लेना है? ये बता दूं शारिक साहब? नहीं, पहले बता दिया मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा ना कहीं लड़ाइयाँ ना हो जाए। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब कोई मेहमान अगर खाने की तारीफ करता है कि जी आज आपके घर में खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, तो बेगम जो है वो कहती है हाँ ये मैंने कुक को मैंने ही बताया था कि हाँ, बिल्कुल। तो वो आपको ज़रूरत नहीं है ये कहने की कि ये शेफ़ ने बनाया है या क्योंकि वो जो भी अच्छा खाना पकता है वो या तो उनकी रेसिपी होती है या उनकी ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल सही बात। और मेरा जो पसंदीदा खाना है वो मेरे चिन्योट का कुन्ना है। और वो तो आपको भी बहुत पसंद है। और वो तो अब ऐसी डिश है पूरी दुनिया में कि शायद अब कुन्ने के बगैर जो है कोई दावत, देसी दावत तो हो ही नहीं। मैं अगले दिन एक होटल में गया, यकीन करें, उन्होंने पता नहीं कितनी सारी डिशें लगाई, मुझे बुलाया, बोल रहे हैं आप खाएं ये सब। मैं सिर्फ गया, मैंने कुन्ना डाला और मैंने गरम गरम कुलचों के साथ कुन्ना खाया। पता नहीं असूल कुलचों वाला है कि नहीं, लेकिन मैंने कुलचे के साथ खाया, बहुत मज़ा आया। वाकई में नाजरीन, अगर आपने कुन्ना नहीं खाया तो फिर अभी कुछ नामुकम्मल है आपकी ज़िंदगी। जी, एक कुन्ना की डिश हो गई। जी बिल्कुल। और दूसरा जो मेरी, वैसे तो मैं वेजिटेबल लवर, भिंडी मेरी पसंदीदा सब्जी है और आलू मेरी। जरदारी साहब को भी भिंडी पसंद है, आप पता है, ही लव्स भिंडी। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब अजीम लोगों को भिंडी पसंद है। मैं आपकी इस तारीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। जरदारी साहब प्रोग्राम भी देखते हैं मेरा और कभी कभार मुस्कुराते भी हैं कि भाई ये भिंडी वाली बात इसको किस तरह से पता लगी है। जैसे मैंने क्या किया, मुझे भी खाने का बड़ा शौक है, तो मैंने इन सारे ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी फेवरेट डिशें निकाल ली कि किसको क्या पसंद है। और चौधरी शुजात साहब को क्या पसंद है ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं आज नहीं बताऊंगा, उनके साथ जब इंटरव्यू होगा तो मैं उनको बताऊंगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ा खाने पीने पर भी डिस्कशन, थोड़ी गपशप और भी लगाएंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक से पहले मेरा तो बस नहीं चल रहा था, कुछ खा लूँ। मटन कुन्ने का जिक्र भी आ गया, तलब सी होना शुरू हो गई, शीर खोरमे की भी बात हो गई, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई। खैर आगे चलते हैं थोड़ा। ईदी भी ले ली हमने, दे भी दी ईदी, सब यानी सब डिटेलें हमने पूछ ली। रिश्तेदारों के साथ कैसे ताल्लुकात है वो भी खामोशी से पता लग गया, लेकिन शारिक वोरा साहब ने बड़े डिप्लोमेटिकली खेला। अब मैं समझ गया हूँ किस तरह प्रेसिडेंट बने KCCI के। बिगाड़ी किसी से भी नहीं कह रहे, कोई बंदा मेरा दुश्मन नहीं है, ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन ये होता है कमाल, ये ऐसे ही नहीं होते भाई, ये बिजनेसमैन बड़ा सोच के खेलते हैं। जी शहनाज रमजी साहबा, ख़वातीन चैम्बरों की जो सियासत होती है बड़ी मुनफरिद होती है। ये जो हमारे KCCI के सदर कह सकते हैं, ये आप नहीं कह सकते कभी भी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ख़वातीन ताजर सियासत के अंदर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। और ईद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपस में बंदी नहीं है ख़वातीन की जो ताजर सियासत में होती हैं। ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से ये पास्ट में ऐसे ही रहा है, लेकिन ये अब बहुत हद तक चेंज हो गया है। और इस साल तो स्पेशली मैंने देखा है कि चेंबर्स जो है, विमेन चेंबर्स ख़ास तौर पे एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत चीज़ें कर रही हैं। मैंने खुद अभी हाल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है जिसके अंदर कराची का कुरंगी चेंबर हमारे साथ था, और अब इस्लामाबाद से, पिंडी से लोग आ रहे हैं, तो उनको हमने एंटरटेन किया, उनको बाहर लेकर गए, हमारे चेंबर में उनको दावत दी, ऑफिस आए वो। तो ये चीज़ें अब आहिस्ते आहिस्ते चेंज हो रही हैं। पहले शहनाज साहिबा, आपसे मेरी एक गुजारिश है ईद के दिन जी, वो ये है कि अभी ये प्रोग्राम बहुत सारी ख़वातीन देख रही हैं जी, और ख़वातीन बड़ा अच्छा कारोबार कर सकती हैं। मैं शोबा तदरीस, तालीम व तदरीस से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मेरी तुलबा हैं, यूनिवर्सिटी की हों या कहीं पर भी, और वो कहीं लड़कों से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाती हैं जब पढ़ाई और तालीम का जहाँ तक ताल्लुक। उनके लिए एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए, करनी भी चाहिए। गवर्नमेंट ऐलानात करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रिकल डाउन करके उन तक नहीं पहुँचता। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस हद तक आप कोशिश कर सकती हैं, कोशिश करें कि ख़वातीन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर हों, फाइनेंशियली एम्पावर हों, और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा समझाएं कि ये जो ज़िद्दें लगा रहे हैं हाउसवाइफ्स के साथ, उनसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ऐसी ख़वातीन जो घर से कभी नहीं निकली, उनको टैक्स फाइलर बनाने की बात करते हैं। मुझसे हाउसवाइफ्स कंप्लेन करती हैं कि हम कभी घर से बाहर नहीं निकले सौदा लेने के अलावा किसी चीज़ के लिए, और गवर्नमेंट इज़ फॉलोइंग दिस पॉलिसी, वी डोंट हैव एनी इनकम, टेल अस हाउ टू अर्न मनी, वील अर्न मनी एंड देन वील बिकम फाइलर्स। क्या कहती हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं तो सिर्फ नॉन फाइलर्स की बात नहीं कर रही हूँ। अभी जो गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया था कि जो जुलाई से जो भी नई कंपनी वुमेन लेड होगी उनको वो 25% वो देंगे फॉर उनके इनकम टैक्स में सहूलत होगी। तो मैं तो कहती हूँ कि भाई जितनी औरतें हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कर रही हैं, ये आप सबको दें ये सहूलत। जब तक आप उनको नहीं मुयस्सर करेंगे, ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगी? ये लोग बहुत मेहनत करके आगे छोटा छोटा करके काम कर रही हैं, और बहुत पोटेंशियल है हमारे। आपको पता है कि 50% से ज़्यादा तो विमेन है हमारे कंट्री में। तो ये इतने जो सेमिनार करते हैं 5 स्टार होटल के अंदर, माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण बैंक, और वहाँ पे अंकल आंटियाँ इकट्ठे होकर आपस में बातें करते हैं, चाय पापे ये वो, लेकिन वो बेचारे जो हैं, जो एक्चुअल रिसिपिएंट्स होते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये पैसे हमें किस तरह से मिलेंगे। मुझे बताएं आप, कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक ने, आपने देखा कोई पब्लिक कैंपेन चलाई हो कि जनाब ये इस तरह से आकर आप हमसे पैसे? मैंने नहीं देखी, आपने देखी तो मुझे बताएं। देखिए, मैं बिल्कुल इसको वो नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं देखी। आजकल तो बहुत सिर्फ ये स्टेट बैंक जो है वो ऑफ़र कर रहा है, एक और सिंध में एक डेवलपमेंट फ़ंड बना है, वो ऑफ़र कर रहे हैं 3 साल के लिए, वो लोन्स देने के लिए तैयार है विमेन लेड बिजनेसेस को, जिससे वो कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करने वाले हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, और हम लोग ये अपने लोगों को ये आगाही दे भी रहे हैं, हमारे मेंबर्स को बता भी रहे हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, आप अप्लाई करें। बहुत से बाहर के NGOs हैं, वो आजकल बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं औरतों को। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ तक कि फेसबुक तक के भी फेसबुक नहीं, फोटो, आप समझे बात को, फोटो आजकल बहुत चलती है। फोटो और फेसबुक का कमाल है। अगर आपने दुनिया में कामयाब होना है, आप 3 चीज़ें सीख जाएं: अच्छी सेल्फी बनाना, फेसबुक और व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल। यकीन करें, आप तो कल वजीर आज़म पाकिस्तान भी बन सकते हैं या बन सकती हैं। सही है।
शारिक वोरा साहब हंस रहे हैं, इनको पता है इस चीज़ का। सर यकीन करें, अपनी तशहीर करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर प्रोजेक्शन ठीक हो, यकीन करें लोग तो आपको पता नहीं क्या समझ लें। अमेरिकन तो बेचारे बच्चे, उनको पता नहीं, वो तो अपने कुत्ते की फोटोएं लगा लगा के बेचारे चला रहे हैं। उनको क्या पता फोटो किस तरह से खींची जाती है। पाकिस्तानियों से सीखें आप। ये मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए ये जो दौर है ये मीडिया का है, प्रोजेक्शन का है, और जाहिर है कि इसमें एक सहूलत भी है नासिर। उससे ये है कि जब फेसबुक पर या कैमरा पे या डिजिटल स्क्रीन पे किसी शख्सियत को आप पेश करते हैं, तो मेरा तो अंदाज़ा ये है कि उस शख्सियत को एवेल्यूएट करना निस्बतन आसान हो जाता है, इसलिए कि स्क्रीन पर या वो उसमें सब्सटेंस है, उसमें की शख्सियत किस तरह से है। मैं समझता हूँ कि ये किसी आदमी को जज करने के लिए, जज तो करना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, कि मेरा मकसद ये है कि अगर कि ये कितने काबिल हैं अपनी राय कायम करने के लिए, एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के थ्रू बड़ा आसान है। आप तो जाहिर है मीडिया के गुरु हैं और हर वक्त मीडिया से खेलते हैं। आप तो ये कह सकते हैं कि आप किस तरह से, किस एक्शन से और किस पोजीशन में अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो है, मैं समझता हूँ कि वो स्क्रीन पर बहुत जल्दी वो एक्सपोज हो जाता है, गुड और बैड, व्हाटएवर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आपने बड़ी अहम बात की है, लेकिन तशहीर ज़रूरी भी है। हमारे उस्ताद थे, उन्होंने कहा जब भी कोई अच्छा काम करो, कोशिश करो उसकी तशहीर करो, ताकि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आप काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई खामी खराबी नहीं है। बहुत सारे लोग तो आपको पता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे काम नहीं करते, तशहीर करते हैं, और यकीन करें तशहीर भी उनको कामयाब कर देती है। खैर, यहीं पर ही आप ही के साथ रहते हुए, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर वक्त मुख्तसर है, आपसे एक आध चीज़ और पूछना चाहूँगा, लेकिन अहम चीज़ ये है कि आज के दिन, इससे कबल कि मैं कोई सवाल पूछूँ, क्योंकि सवाल जवाब के अंदर वक्त ख़त्म हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी आवाम के लिए, हमारे नाजरीन के लिए ईद का पैगाम। जी, मेरा पैगाम जो है नाजरीन के लिए और तमाम पाकिस्तान के अवाम के लिए वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त हमारी सख्त मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें बड़ी तब्दीली आ रही है, और ख़ास कर ख़वातीन जो हैं हमारे मुल्क की, मेरे बेटियां बहनें जितनी हैं, वो अपने आप को तैयार करें और मईशत में अपना किरदार अदा करें, इसलिए कि उनके किरदार के बिना, उनके पार्टिसिपेशन के बग़ैर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। हमको उनकी शराकतदारी और उनकी मेहनत की अशद ज़रूरत है। बड़ा ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया, और इसी के साथ ही मेरे ख्याल प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, लेकिन शहनाज साहिबा शायद बुरा मान गई। उन्होंने तमाम चीज़ों के, तमाम सवालों के जो आप छोटे दिए, उन्होंने सोच के, उन्हें लगा शायद मैं कहीं उनको कहीं क्वागमायर में ना फंसा दूं। उसके लिए भाई मैं आपसे भी माजरत कर लेता हूं, और घर पे कोई भी देख रहा हो तो वो शहनाज साहिबा से नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़े तो नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन बहुत से वज़ीरों को भी परेशान कर देता हूँ। वो घर जाके मुझे कहते हैं यार तुम ऐसे आदमी तो नहीं हो जैसे तुम टीवी पर हो। मैंने कहा भाई कभी कभार हो जाता है, टीवी की खातिर करना पड़ता है। नाजरीन, आप लोगों को एक मरतबा फिर से ईद मुबारक। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।